आज हम यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के लेक्चर 2 में क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस में। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक फोर्स होता है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इस वजह से हमें कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में भी डिस्कशन करना है। उसके बाद हम कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उसका भी डिस्कशन करेंगे। इसमें एक और काम करेंगे हम, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं कूलॉम्स लॉ। इसको इरेज कर देते हैं। कूलॉम्स लॉ कूलॉम्स लॉ एक फोर्स होता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इसलिए हम इसे F और Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो लॉ है कूलॉम साहब ने इसे लैब में प्रैक्टिकली प्रूव किया है। कूलॉम साहब ने इसे लैब में प्रैक्टिकली प्रूव किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कूलॉम्स लॉ है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हो कि चार्जेस दो तरीके के होते हैं। एक तो लाइक चार्जेस, अगर दोनों चार्जेस प्लस हैं और इनके बीच कोई भी वर्क हो रहा है तो हम उसे कहते हैं लाइक चार्जेस। माइनस भी हो सकते हैं दोनों। अगर कोई प्लस है और एक दूसरा माइनस है तो इसे हम कहते हैं अनलाइक चार्जेस। ये कैसे चार्जेस हैं? लाइक। और ये कैसे चार्जेस हैं? अनलाइक। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। एक चार्ज है हमारे पास Q1, ज़्यादा अच्छा हो हम इसे प्लस Q1 लिख लें, और दूसरा चार्ज है हमारे पास Q2 या फिर प्लस Q2, और इनके बीच की डिस्टेंस को हम R मान लेते हैं। तब जो हमारे पास कूलॉम साहब ने जब लैब में प्रैक्टिकल किया तो उन्होंने देखा कि जब दो चार्जेस को हम R डिस्टेंस पे रखते हैं तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो हमारा चार्जेस होता है दोनों प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इसे थ्योरेटिकली लिखना चाहें तो इसकी ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, क्योंकि चार्जेस किसी भी तरीके के हो सकते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो कूलॉम साहब ने प्रैक्टिकल से ये रिजल्ट निकाला। अगर हम इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो हम मान लेते हैं लेट टू चार्जेस Q1 and Q2 placed at distance R, then
बाय कूलॉम्स लॉ इसको इरेज कर देते हैं। कूलॉम्स लॉ ने क्या कहा, जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और जो फोर्स होता है चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल ये हो गया। अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें फ्रॉम 1 and 2 तो हमें F मिल जाएगा प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इक्वेशन 3 हो गई। अब देखिएगा, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम बोलते हैं कूलॉम कांस्टेंट, और इसको जब हम हटाएंगे तो एक स्मॉल के वैल्यू आ जाएगी जो कूलॉम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। अगर हम इसको हटाएं तो स्मॉल के आएगा, ये छोटा के है, स्मॉल के है, बुक्स में स्मॉल के लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, कुछ बुक्स में इस के की जगह ये लिखा हुआ है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे ये कैपिटल के लिखा हुआ है, ये कौन सा के है, कैपिटल के। स्मॉल के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और ये जो कैपिटल के है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस के की जगह एप्सिलॉन आर लिखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। आगे डिस्कस करेंगे हम। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और कुछ बुक्स में इन दोनों प्रोडक्ट को एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर को सिर्फ एप्सिलॉन लिख दिया गया है। तो कुछ बुक्स में आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, जो प्रोडक्ट है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर का। ये इक्वेशन 4 हो गई। तो डिफरेंट बुक्स आप देखेंगे तो जो प्रोपोर्शनैलिटी हटाया गया है उसके बाद डिफरेंट फॉर्मूले लिखे गए हैं, लेकिन सबका मतलब यहाँ पर एक ही है। ठीक है, अब जो इसमें टर्मिनोलॉजी आई है देख लेते हैं क्या है। जैसे ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये स्मॉल के क्या है, ये कैपिटल के क्या है, यहाँ पर एप्सिलॉन आर क्या है और ये एप्सिलॉन क्या है। शॉर्ट में लिख लेते हैं, और इसका जो ब्रीफ डिस्कशन करेंगे वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। इसका काफ़ी बड़ा जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और रिलेटिव परमिटिविटी है और परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, इसका काफ़ी बड़ा पार्ट है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में फुली डिफाइन करेंगे। अभी सिर्फ हम इसको लिख लेते हैं कि कहते क्या हैं इसको। यहाँ पर देखिएगा, जो चार्जेस हैं वो स्टेशनरी हैं, इसीलिए ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं। ये जो कूलॉम्स लॉ है वो स्टेशनरी चार्जेस के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया गया है। चार्जेस यहाँ पर मोशन में नहीं हैं, जो भी चार्ज हैं वो मोशन में बिल्कुल भी नहीं है। वो दोनों विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर क्या है, फिक्स डिस्टेंस पे हैं, और ऑलवेज ये आर डिस्टेंस मेंटेन रहेगी, ये डिस्टेंस कभी डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है स्मॉल के, इसे चाहे तो ब्रैकेट में लिख लें स्मॉल के, इसे कहते हैं कूलॉम कांस्टेंट। अब यहाँ पर देखिएगा ये एप्सिलॉन नॉट है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को 3 डिफरेंट नेम से जाना जाता है, लेकिन उसका डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे एप्सिलॉन नॉट का। अभी फिलहाल इतना याद रख लीजिए कि ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसके और नाम अगले लेक्चर में करेंगे। ये जो कैपिटल के है, कैपिटल के ही रिलेटिव परमिटिविटी होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसका एक नाम और है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जो सिर्फ एप्सिलॉन लिखा हुआ है, एप्सिलॉन का मतलब होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन का मतलब यहाँ पर है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, दोनों का प्रोडक्ट है। इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या फिर हम इसे एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कह सकते हैं। क्लियर? इसको हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कह सकते हैं। तो टर्मिनोलॉजी आपने देख ली कि इसके क्या क्या नाम हैं। इसको इरेज कर देते हैं। अच्छा, आपको तो पता चल गया होगा कि ये जो लॉ दिया गया है ये प्रैक्टिकल बेस्ड लॉ है, और ये लुक लाइक जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बिटवीन 2 मासेस के बीच, जो 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो, वैसे ही इसका भी क्या है, सिमिलरली वही फॉर्मूला है। बस m1 m2 की जगह हमने क्या लिख दिया है, q1 q2, और कैपिटल G की जगह यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट आ गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या फिर कोलामियन कांस्टेंट आ गया है। इतना ही फर्क है। डिस्टेंस इनवर्स स्क्वायर लॉ तो वही हो गया। इसका मतलब आप देखो, वहां पर हमने जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कूलॉम्स लॉ है वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो अगर हम कहें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलॉम्स लॉ को हम एक नाम और दे सकते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको इरेज कर देते हैं। लिख लिया आपने? अच्छा, लिख लो जल्दी से, फिर इरेज करते हैं। 1 मिनट है आपके पास। हो गया? ठीक है। अच्छा, यहां पर हमने क्या कहा कि जो फोर्स लग रहा है 2 स्टेशनरी चार्जेस के बीच लग रहा है। इसका मतलब एटम के अंदर भी यहां पर स्टेशनरी का मतलब रिवॉल्विंग से नहीं है। चार्ज अपनी पोजीशन पे स्पिन कर सकता है, चार्ज अपनी पोजीशन पे क्या कर सकता है, स्पिन कर सकता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर लीनियर मोशन नहीं कर सकता। अगर मान लेते हैं कि कोई एटम है, एटम के अंदर ये एटम है आपका, इसके अंदर न्यूक्लियस है आपका, और ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की बात करें, मतलब प्लस Ze, इसके अंदर प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, फिक्स रहेगी। ये R नहीं बदल रहा है। इसका मतलब एटम के अंदर न्यूक्लियस और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के बीच भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, या फिर कूलॉमियन फोर्स वैलिड होता है। क्यों? क्योंकि ये R डिस्टेंस नहीं बदल रही है। विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर देखा जाए तो ये R क्या है, स्टेशनरी है, फिक्स डिस्टेंस है। इसका मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर क्या है, स्टेशनरी है। इसमें कोई भी लीनियर मोशन नहीं है। सर्कुलर मोशन होने के बावजूद भी इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इसका मतलब लीनियर मोशन नहीं होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम कहें किसी चार्ज के अबाउट, अगर वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, चाहे वो रिवॉल्व करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम एटम्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन लगा सकते हैं, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन लगा सकते हैं। अब इसका दूसरा टॉपिक है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो हेडिंग डाल लेते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मान लेते हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दो चार्जेस Q1 और Q2 प्लस Q1 और प्लस Q2 दो चार्जेस हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये दोनों स्ट्रेट लाइन में होंगे और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो r ही मान लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा जो चार्जेस हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ये चार्ज मूव तो नहीं करेंगे, चार्ज मूव नहीं करेंगे, लेकिन जो फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर हम कहें कि ये जो चार्ज है अगर इस पर फोर्स लगाना चाहता है, इस चार्ज को यहाँ पे आके धक्का देना होगा। जैसे ये मार्कर है हमारे पास, इस हाथ को अगर इस पर फोर्स लगाना है तो हाथ मूव किया और इस पर फोर्स लगा के वापस आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, चार्जेस मूव तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, चार्जेस मूव बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और इस पे फोर्स भी लगा रहा है। Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है और Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है और मूवमेंट भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि फोर्स लग रहा है तो किसी और तरीके से लग रहा होगा, जो फोर्स लग रहा है वो किसी और तरीके से लग रहा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज के पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 पे फोर्स लगाती है और Q1 के पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। जितने भी चार्जेस होते हैं सभी चार्जेस के पास अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और वही इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज पे फोर्स का जनरेशन करता है। Q1 चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है, Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q2 चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है, वो Q1 पे फोर्स लगाएगा। मान लेते हैं कि जो Q1 है, Q1 पे लगने वाला फोर्स F1 है। Q1 पे लगने वाला फोर्स F1 है। कौन लगा रहा है? Q2 चार्ज लगा रहा है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है F1/2। इसी तरीके Q2 पे लगने वाला फोर्स मान लेते हैं F2 है। कौन लगा रहा है? Q1 चार्ज लगा रहा है। इसको हम लिख सकते हैं F2/1। अब देखिएगा, क्योंकि फोर्स है और कूलॉम्स लॉ में डिस्प्लेसमेंट भी होगा। अगर हम मान लें कि ये कोई ओरिजिन है 0,0, इस ओरिजिन से ये जो Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं R1 है और ये जो Q2 चार्ज है इसका ओरिजिन से वेक्टर R2 है। और हम ये भी मान लेते हैं कि ये जो ईस्ट पॉइंट है तो E मान लिया, सॉरी ये ईस्ट पॉइंट है इसे E मान लिया और इसे वेस्ट पॉइंट है W मान लिया। अभी इसे लिखना नहीं है, इसे समझने के लिए वर्क कर रहे हैं हम। हमें एक बार इधर का डिस्प्लेसमेंट चाहिए वेक्टर, एक बार इधर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। हमें एक बार चाहिए WE वेक्टर और एक बार हमको चाहिए EW वेक्टर। ठीक है, देखते हैं कि WE वेक्टर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, हमें WE निकालना है। अगर हम O से W पे जाएं और W से E पे जाएं, इसका मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? OE हो गया। यहाँ पर देखिएगा, अगर हमको WE निकालना है, हम गए O से W पे और फिर W से E पे। इसका मतलब हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? OE। यहाँ पर देखिएगा OW कितना है? R1 वेक्टर। WE हमको फाइंड ही करना है। OE कितना दिया हुआ है हमारे पास? R2 वेक्टर। क्लियर? अब यहां पर देखिएगा WE कितना आ जाएगा? R2 माइनस
R1। इस R2 माइनस R1 को हम लिख सकते हैं R1 2। ऐसा आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे थोड़ा बहुत, जब आपने फिजिक्स में वेक्टर पढ़ा होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है 1/2, जैसा कि हमने फोर्स में लिखा हुआ है। क्लियर? तो आपको WE मिल चुका है। इसका मतलब ये हो गया कि जो Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इधर की तरफ होगा। Q1 चार्ज का जो इधर से निकलेंगी, जो मतलब इस पे फोर्स लगाने जाएंगी, इससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो इधर की तरफ जाएंगी और इस पे फोर्स लगाएंगी, और वो जो वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन का, वो हो जाएगा R12। क्या हो जाएगा? R12। अच्छा, हमें यूनिट वेक्टर लेना है। हमें यहाँ पर अगर ज़्यादा अच्छा हो तो हम क्या लिखें? यूनिट वेक्टर लिखें। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी वैल्यू 1 होती है अगर उसका हम मॉड ले लें। अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने यहाँ पर यूनिट वेक्टर लिख लिया। अब अगर हम बात करें EW की, तो EW ऐसे ही निकाल लेते हैं। EW चाहिए, इसका मतलब हम यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ आए, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? OW। इसका मतलब यहाँ से यहाँ गए R2 हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ आए, इसका मतलब EW हो गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? OW। OW का मतलब हो जाएगा R1 वेक्टर। ये इंप्लाइज करेगा EW इक्वल टू R1 माइनस R2। क्लियर? अब देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? EW इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है R2 1 या फिर R2/1। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा। इसका मतलब हम यहाँ पर, ये वेक्टर है इधर की तरफ, लेकिन हम यहाँ पर कौन सा डिस्प्लेसमेंट की बात करने वाले हैं? हम यहाँ पर उस डिस्प्लेसमेंट की बात करने वाले हैं जो यूनिट वेक्टर में हो, जिससे कि वो 1 हो जाए और उस किसी भी मैग्नीट्यूड से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेक्टर बन जाया करेगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारी की तरफ R2 1, यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं इसका। ये यूनिट वेक्टर हो गया। अच्छा, ये इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास R12 वेक्टर है, R12 एक वेक्टर है। अगर हम, ये डिस्टेंस आपके पास पता है R है, अगर हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उस डायरेक्शन में वेक्टर मिल जाता है। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये यूनिट वेक्टर मान लीजिए 1 2 है, तो 1 2 वाला मल्टीप्लाई कर लेते हैं R12 यूनिट वेक्टर। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब अगर हम कहें कि R12 यूनिट वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा R12 वेक्टर अपॉन R जो डिस्टेंस है। क्लियर? अच्छा, इसको लिखना नहीं है, ये वैल्यू हम आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे थे कि ये यूनिट वेक्टर कहाँ से आया है। बुक में सिर्फ डायरेक्ट ये दे रखा है और इसका डिस्कशन नहीं किया गया है, तो हमने थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। इसको हटा देते हैं, फिर अपना वर्क करते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई है आपको। अब ये W भी हटा देते हैं, कोई काम का नहीं है W हमारे पास। अब देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2, जिनके बीच की डिस्टेंस R है, और Q1 पे लगने वाला फोर्स F1 है। कौन लगा रहा है? Q2 चार्ज लगा रहा है। Q2 पर लगने वाला फोर्स F2 है। कौन लगा रहा है? Q1 लगा रहा है। ठीक है, और इसका हमें यूनिट डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया है। अब देखिएगा, लिख लेते हैं
यहाँ पर F12 क्या है, यहाँ पर है फोर्स ऑन Q1। F12 का मतलब है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। यहाँ पे R12 कैप का मतलब क्या है, R12 कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। और R21 का मतलब है, R21 कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर का सिंबल है, जो कैप है वो यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है और इसका मॉड जो होता है वो 1 होता है। 1 इसलिए कि किसी भी नंबर से अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने वेक्टर ना लेकर के क्या लिखा है, यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है। यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर लिखने को आएगा तो आप ये फिगर बनाओगे और डायरेक्ट बात ये लिख दोगे, वो सब नहीं लिखोगे, लेट Q1 Q2 चार्जेस कैप्ट एट स्मॉल डिस्टेंस, ये सब कुछ नहीं लिखना है, आप ये एग्जाम में सीधे डायरेक्ट लिख दोगे। इसको इरेज कर देते हैं, फिर 1 2 का हम फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं। ये तो पता चल गया। अब यहां पर देखिएगा, अगर हम कहें F12 क्या है, यहां पर देखिएगा फोर्स क्या था, कूलॉम फोर्स है। अगर हम वहां पर फोर्थ इक्वेशन कंसीडर करें कूलॉम्स लॉ से, तो फोर्थ इक्वेशन का हम ये वाला पार्ट लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के या एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इक्वेशन 4 थी हमारे पास कूलॉम्स लॉ में जो इक्वेशन आई थी। तो ये जो सिर्फ हमें इसी फोर्स में डायरेक्शन अप्लाई करना है, तो ये डायरेक्शन हो गया F12, Q1 चार्ज पे लगने वाला फोर्स, F1 कौन लगा रहा है, सेकंड चार्ज लगा रहा है, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिख लीजिए। और कुछ बुक्स में के नहीं लिखा हुआ है क्योंकि फॉर एयर एंड वैक्यूम K = 1। अगर ये प्रैक्टिकल हम एयर में स्टार्ट करें या वैक्यूम में करें तो वहाँ पे K की वैल्यू 1 हो जाती है, इस वजह से वहाँ पर 1 ले लिया गया होगा। ये डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिकल कहाँ परफॉर्म कर रहे हो, एयर में कर रहे हो या फिर एयर और वैक्यूम में कर रहे हो या फिर किसी मीडियम में कर रहे हो। हम मान लेते हैं कि मीडियम में कर रहे हैं, अगर हम मीडियम में कर रहे हैं तो हमने K इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हम यहाँ पे कहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम मीडियम में कर रहे हैं, जिस बुक में K की वैल्यू कैपिटल K नहीं लिखा हुआ है या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो अपना प्रैक्टिकल कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपना प्रैक्टिकल एयर में और वैक्यूम में दोनों जगह कहीं परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन हम कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, हो सकता हूँ वाटर के अंदर परफॉर्म कर रहे हूँ, ठीक है, या एल्कोहल के अंदर परफॉर्म कर रहे हूँ या अदर मीडियम के अंदर परफॉर्म कर रहे हूँ। हम मीडियम के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हम कैपिटल K इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो पुराना ही पोर्शन हो गया, लेकिन अब यहाँ पर डायरेक्शन इन्वॉल्व करनी है। हमें क्या इन्वॉल्व करना है, डायरेक्शन इन्वॉल्व करना है। अब देखिएगा इस Q1 पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, इसका मतलब जो हमारे पास डायरेक्शन आएगी इधर की तरफ आएगी। अब देखिएगा ये डायरेक्शन इधर की तरफ है कि नहीं है, 2 1 डायरेक्शन इधर की तरफ है कि नहीं है, जो यूनिट वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट जिसको हम कह सकते हैं, यूनिट डिस्प्लेसमेंट है, वो इधर की तरफ होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास R21। हमने आपको क्या सिखाया है, अगर आपके पास कोई वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है। इतनी क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। हमने क्या किया, सिर्फ यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और फोर्स का वेक्टर हमें मिल गया। क्लियर। अब देखिएगा, अब इस R21 को डिफरेंट ये जो हमने लिखा है यूनिट वेक्टर,
ये जो हमने यूनिट वेक्टर लिखा है डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में इससे भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखा गया है। किसी बुक्स में यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। हम मीडियम में परफॉर्म कर रहे हैं अपना प्रैक्टिकल, एल्कोहल या अदर मीडियम, एयर और वैक्यूम में नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हमने के की वैल्यू, कैपिटल के की वैल्यू 1 नहीं रखी है। अगर एयर और वैक्यूम में करते तो यहाँ हम 1 रख देते तो ये के गायब हो जाता। ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, देखो अगर हम कहें तो ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, सॉरी R1 कैप माइनस R2 कैप, ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन हमें इतने से ही काम चला लेना है। अच्छा, मोर इंटरेस्टिंग जो इसके बाद हम लिखने जा रहे हैं उसको देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2। अब हमारे पास देखिएगा हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमें पता है R21 वेक्टर जो होता है R इंटू R21 कैप होता है। इसका मतलब अगर हम R21 कैप की जगह लिख सकते हैं R21 वेक्टर अपॉन R डिस्टेंस, और ये हो जाएगा R21 कैप। अगर हम इसकी जगह, ये वाला पोर्शन की जगह ये वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, ये स्क्वायर है, R स्क्वायर ये एक R ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा R क्यूब, और ये हो जाएगा वेक्टर में कन्वर्ट हो गया R21। अब ये अभी यूनिट वेक्टर था, अब किस में कन्वर्ट हो गया, वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी इसमें इन्वॉल्व हो गई, ये R इन्वॉल्व हो गया, और वो किसमें फॉर्म में बदल गया, वेक्टर फॉर्म में बदल गया। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस भी इसमें, अगर इसका मॉड ले लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्टेंस निकल आएगा। क्लियर, तो ये दो फॉर्मूले आप नोट कर लो, ये बेसिकली आपके यहाँ दिए हुए हैं। इसको इरेज कर देते हैं, इधर वाले पोर्शन को, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन दोनों को आपको नोट करना है। ये इक्वेशन मान लेते हैं 5 हो गई। ठीक है, अच्छा ऊपर इरेज कर देते हैं। अगर हम कहें कि F21 क्या हो जाएगा, अगर हम कहें F21 क्या हो जाएगा, तो F21 क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, मीडियम में काम कर रहे हैं हम, Q1 Q2। ठीक है, और ये R स्क्वायर तो होगा ही होगा, लेकिन हमें क्या देना है, ये डायरेक्शन है तो इसे भी डायरेक्शन में बदलना होगा। अब देखिएगा F2 पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, और ये वेक्टर इधर की तरफ है, यूनिट वेक्टर R12, तो ये हो जाएगा R12 कैप, जैसे कि इसमें हुआ था। क्लियर, अब इसको भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और ये हो जाएगा हमारे पास R12 वेक्टर, ये F21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मिलके इक्वेशन बनाएगी वो हो जाएगी इक्वेशन 6। ठीक है, अच्छा अब इसको हम इरेज कर देते हैं, अब ज़रूरत नहीं है इसकी, बोर्ड मेरे पास छोटा है। अब यहाँ पर देखिएगा इक्वेशन 6 और 5 से एक इंटरेस्टिंग रिलेशन लिखने जा रहे हैं F12 और F21 में। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम F21 देखें और F12 देखें, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी बराबर है या नहीं बराबर है, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी आपस में बराबर है, और ये तो डायरेक्शन है, ये क्या है, डायरेक्शन है, एक 1 से 2 है और एक 2 से 1 है, एक 1 से 2 है और एक 2 से 1 है। अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करोगे तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं F21 की बात करें, ये डायरेक्शन चेंज करने जा रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R क्यूब,
या यहाँ पर अगर हम लिख दें, ये वाला फॉर्मूला लेते हैं, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं लेते हैं, ऊपर वाला सही रहेगा। आर स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर है, ये वेक्टर है, ध्यान रखिएगा। अगर वेक्टर आता है तो नीचे क्यूब आता है, अगर यूनिट वेक्टर आता है तो आर स्क्वायर आता है, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आपको समझ होनी चाहिए। अगर यूनिट वेक्टर है तो नीचे आर स्क्वायर आएगा, अगर वेक्टर है तो नीचे आर क्यूब आएगा। हम यूनिट वेक्टर को चेंज करने जा रहे हैं, तो R2 1 कर दें, R2 1। अगर हमने डायरेक्शन चेंज कर दी तो एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, और इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं 7। अब यहाँ से देखिएगा, अगर हम देखें ये क्वांटिटी, यही क्वांटिटी तो लिखी हुई है, ये जो लिखा हुआ है ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो लिखा हुआ है वो यही पोर्शन तो लिखा हुआ है। इसका मतलब हम इसकी जगह क्या लिख दें, एक माइनस साइन ये है हमारे पास, इसकी जगह हम ये डेटा लिखने जा रहे हैं। तो अगले स्टेप में हम क्या कर देंगे इसको, इट इम्प्लाइज, आप चाहे लिख सकते हो फ्रॉम 5 and 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, क्या रिजल्ट निकल कर बाहर आया हमारे पास, निकल कर बाहर आया F21 टेंस टू ये माइनस, और ये क्वांटिटी इसके बराबर हो गई, तो हम लिख सकते हैं F12 वेक्टर। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं कि नहीं है, F12 F21 के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और आप जानते हो कि जो लाइक चार्जेस होते हैं उनके बीच जो फोर्स होता है वो रिपल्सिव फोर्स होता है, और जो कि अपोजिट होता है। इससे भी आपका कंक्लूजन निकल कर वही आया। अब यहाँ पर देखिएगा, इसका मतलब अगर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करें तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। तो डायरेक्शन बदल गई, एक एक्शन है तो उसका हमें रिएक्शन मिल गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ कूलॉम्स लॉ में क्या बातें हम कर देंगे, हम पहली बात तो यही लिख देंगे, इट ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अगर हम कहेंगे इट ओबेज, इट फॉलो न्यूटन्स लॉ या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसका दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, जैसा कि हमने अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो आपने देखा था कि जो चार्ज है, अगर हम इसकी सेंटर की बात करें तो एक स्ट्रेट लाइन में था, इसके सेंटर पे लगा रहा था, ये इसके सेंटर पे लगा रहा था, इसके सेंटर पे लगा रहा था, ये चार्ज इस पॉइंट पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन थी, स्ट्रेट लाइन थी, और ये चार्ज इस पे एक पर्टिकुलर लाइन और पर्टिकुलर डायरेक्शन में था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक कैसा है, सेंट्रल फोर्स है, ये कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। और अगर हम इसको देखें, अगर हम कोई एटम ले लें, एटम में न्यूक्लियस है और ये क्या है, आर। अब देखिएगा इस पे टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, ये 90 डिग्री है। अब कहीं भी पॉइंट पे आए, इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो, अगर सेंटर के रिस्पेक्ट में जाएं तो ये 90 डिग्री ही होगा। किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रॉन को रैंडमली कहीं भी सेलेक्ट करें और ये टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये 90 डिग्री होगा, और ये आर आर होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच एक सेंट्रल फोर्स ही तो है, रिवॉल्व कर रहा है, और एक सेंट्रल फोर्स भी लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर कूलॉम्स लॉ में जो चार्जेस लिए गए हैं वो दोनों कैसे फोर्स क्रिएट करते हैं, सेंट्रल फोर्स क्रिएट करते हैं। और दूसरी बात हमने क्या कहा, इट ओबेज न्यूटन्स लॉ। इसको लिख लेते हैं, तो अगली हेडिंग डाल लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलॉम्स लॉ तो हम उसमें तो कुछ और डिस्कस करेंगे, हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं। हमें पता है F12 माइनस ऑफ F21 है, इससे क्या क्लियर हो गया, इट इज क्लियर दैट
न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ओबेड। सेकेंड इंपॉर्टेंस होगी कोलंबियन फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। तो ये दो बेसिक इंपॉर्टेंस हैं वेक्टर से रिलेटेड, कोलॉम्स वेक्टर से रिलेटेड। इसको नोट कर लीजिए, इरेज कर देते हैं इसको। यहाँ पर देखिएगा, हमें पता है जो फोर्स होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम कहें फॉर एयर एंड वैक्यूम K = 1, देयरफॉर F कितना हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम फोर्स की यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ फोर्स, तो आपको पता है ये न्यूटन होता है और इसे हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। इस वैल्यू की जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसकी जगह ये वैल्यू डायरेक्ट लिख दीजिएगा और कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं इसको। अब हम एक बात करते हैं, कूलम्स लॉ से रिलेटेड एक एनसीईआरटी में प्रॉब्लम दे रखी है, उसको सॉल्व करते हैं और जल्दी से क्वेश्चन लिख लेते हैं। वीडियो पॉज करके, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन जल्दी से लिख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन कर देंगे, फिर सॉल्यूशन उसका देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कूलम्स लॉ से रिलेटेड एक प्रॉब्लम दी है उसे देख लेते हैं। कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस both have inverse square dependence on the distance between the charges and masses respectively। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ दो चार्जेस दिए हुए हैं और उनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर उन चार्जेस को हम चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, अगर उन चार्जेस को हम मास की तरह ट्रीट करेंगे तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। अगर ऐसा दिया हुआ है तो कह रहे हैं कि आपको पहला फाइंड करना है कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस। मतलब यहां पर दीज फोर्सेस का ये है कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का स्ट्रेंथ निकालने वाले हैं बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, उन दोनों चार्जेस के बीच एक बार मास का केस होगा ग्रेविटेशनल केस में और एक बार चार्ज का केस होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स केस में, उसका रेशियो हमें बताना है। पहली कंडीशन क्या है, अगर दोनों चार्जेस कैसे हैं, हमने जो चार्ज लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जिसमें हम लगाने जा रहे हैं, उसमें पहला कह रहा है कि आप एक इलेक्ट्रॉन ले लो और एक प्रोटॉन ले लो। पहला केस क्या है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। दूसरा इसमें ए पार्ट में दूसरा क्या है, जो रेशियो बताना है हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो, उसमें कह रहे हैं कि अगर दोनों प्रोटॉन हो जाएं तो हमारे पास क्या स्ट्रेंथ आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की रेशियो के फॉर्म में क्या स्ट्रेंथ आएगी। इसके बाद इसमें जो दूसरा पार्ट इसमें पूछा गया है वो कह रहे हैं कि एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। अगर हम कहें कि मास फोर्स तो हम निकाल लेंगे, पहले फोर्स तो हमने निकाल लिया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच।
अब कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आपने फोर्स निकाल लिया है तो हमको यह भी बता दीजिए कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या है और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन क्या है। कंडीशन क्या है कि हमें उस केस में बताना है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का एक्सेलरेशन जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस हम 1 एंगस्ट्रॉम कर देते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले से तो कुछ लेना देना नहीं है, समझ में आ गया होगा। ये दो पार्ट निकालने हैं, बोर्ड छोटा है तो ऊपर वाला हम इरेज कर देते हैं और जो भी लिखा हुआ है डेटा उसको सबसे पहले नोट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी आएगा, तो यहां पर हम कैपिटल G की भी वैल्यू ले लेते हैं। जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है को हमने F ऑफ E से रिप्रेजेंट किया है। ग्रेविटेशनल फोर्स है इसे हमने F ऑफ कैपिटल G से रिप्रेजेंट किया है। इसमें पहला पार्ट देखिए क्या कर रहा है, हमें निकालना है कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस। पहला है फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। मान लेते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है ये और दूसरा हमारे पास ये प्रोटॉन है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं वो है r। अब देखिएगा अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें A1 में करें, A का पहला पार्ट है, इसमें देखते हैं हमें सबसे पहले क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। कौन कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है तो ये चार्ज कैसा हुआ, अट्रैक्शन का हुआ। और यहां पर देखिएगा इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव में रखेंगे और प्रोटॉन को पॉजिटिव में रखेंगे, तो अगर नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जा रहा है वो एयर में किया जा रहा है। जब तक आपको एग्जाम में मीडियम ना दिया जाए आप तब तक क्या कंसीडर करोगे, जो प्रैक्टिकल कंसीडर किया जा रहा है वो कहां कंसीडर किया जा रहा है, एयर या फिर वैक्यूम में कंसीडर किया जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें तो चार्ज तो दोनों पे सेम होता है। दोनों पे चार्ज क्या होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो। चार्ज की बात कर रहे हैं तो दोनों का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं फिर वर्क करते हैं क्योंकि डेटा हमें याद है। अब देखिएगा तो इसको E लिख सकते हैं और इसको भी E लिख सकते हैं, तो ये E स्क्वायर हो जाएगा और नीचे ये R स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। ये नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन लग रहा है। ये इक्वेशन 1 हो गई। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं। और आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है G, मास ऑफ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात हो रही है इसलिए हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और मास ऑफ प्रोटॉन ले लेंगे और उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखिएगा हमें रेशियो निकालना है, स्ट्रेंथ का रेशियो निकालना है, तो Fe अपॉन Fg क्या हो जाएगा उसको लिख लेते हैं। Fe अपॉन Fg, अगर हम इसका मॉड निकालेंगे तो ये देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस तो वैसे भी खत्म हो जाएगा और R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये डेटा हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा E स्क्वायर अपॉन G, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
एंड मास ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ पर देखिएगा, इसकी वैल्यू आप जानते हो, लिखाया जा चुका है, 9 × 10⁻9 हो जाएगा। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आप जानते हो 1.6 × 10⁻−19 कूलम हो जाएगा, और ये स्क्वायर में होगा, और ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 × 10⁻−11 मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम सेकंड स्क्वायर। और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 9.11 × 10⁻31 kg, ये देखिएगा लिखा हुआ है, और मास ऑफ प्रोटॉन भी लिखा हुआ है। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, अच्छा आप इसे सॉल्व करना, ठीक है, मैं इस वैल्यू को यहाँ पर डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने कैलकुलेशन कर रखा है, टाइम बचाने के लिए हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, और आप इसे कॉपी पे रफ पे कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट वैल्यू इसकी लिखने जा रहे हैं। इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू आई है वो आती है 2.4 × 10⁻39। ये हमारे पास Fe/Fg का रेशियो आ गया बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच। अच्छा, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि दोनों फोर्स हैं, और फोर्स को जब फोर्स से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट भी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, इसलिए इसका ही रेशियो आ गया। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? इसका सेकंड पार्ट कह रहा था कि अब आप यहां पर इलेक्ट्रॉन ना लेकर के दोनों प्रोटॉन ले लो। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन ना लेकर के दोनों प्रोटॉन ले लो। उस केस में हमको बताओ कि Fe/Fg का रेशियो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या है, ये आपको बताना है। तो आपने इसको लिख लिया होगा। अच्छा, लिख लो जल्दी से। लिख लिया? ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं और फिर देखते हैं कि दूसरा पार्ट इसका क्या कहता है। अब यहां पे कह रहे हैं कि दोनों चीजें प्रोटॉन हो गई। हम दोनों अगर प्रोटॉन ले लें और उनके बीच की डिस्टेंस को आ ही रखें, उस केस में आपको बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या होगा। अब यहां पर देखिएगा, ए का सेकंड पार्ट है, इसमें कह रहे हैं बोथ आर प्रोटॉन एट ए डिस्टेंस r। जब r डिस्टेंस है उस केस में ये रेशियो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या होगा। अब यहां पर फिर से देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहां पर दोनों प्रोटॉन है, जब दोनों प्रोटॉन है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, अट्रैक्शन को, और पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, रिपल्शन को। तो यहां पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और प्रोटॉन पे चार्ज होगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, दूसरा भी वही हो जाएगा तो E² हो जाएगा ये, और नीचे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गई। सेकंड केस में अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये हमेशा कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। ये हमेशा फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव ही रहेगा और ये जी हो जाएगा। और यहाँ पर जो हम मास लेंगे वो प्रोटॉन का, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के लिए वर्क करता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन, दोनों प्रोटॉन है तो दोनों मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अच्छा, जो हमें रेशियो निकालना है वो रेशियो का मॉड निकालना है, स्ट्रेंथ बतानी है, ये नहीं बताना है कि उसका डायरेक्शन क्या है। तो अगर हम कहें Fe/Fg क्या होगा मॉड में, तो मॉड लगते ही ये आंसर पॉजिटिव आ जाएंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास रिजल्ट मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा E² डिवाइडेड बाई जी, मास ऑफ प्रोटॉन, और ये भी मास ऑफ प्रोटॉन है तो हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं। ये इक्वेशन हमारे, और इसको हम अगर आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻9, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और जी की वैल्यू आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11 मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम सेकंड स्क्वायर, और ये मास ऑफ प्रोटॉन आपको गिवन है
1.6 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg, ये स्क्वायर में होगा क्योंकि 2 मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, सॉल्व करिएगा, आप रफ में सॉल्व करिएगा। हम टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, इसका जो आंसर आना है उससे डायरेक्ट लिख देते हैं। तो जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है 1.3 इंटू 10 पावर 36। ये जो रेशियो आया है वो इतना आ गया। अगर हम इसे और नीचे लिख दें तो ऐसे लिख सकते हैं Fe अपॉन Fg इक्वल टू 1.3 इंटू 10 पावर 36। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकाल लिया, या फिर कह सकते हैं उसका स्ट्रेंथ निकाल लिया, स्ट्रेंथ का रेशियो निकाल लिया, और वो हमारे पास ये आया हुआ है। तो इसका दूसरा पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मॉड लगा लीजिए। मॉड का मतलब ये है, हम डायरेक्शन की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन जब आएगा कहीं क्वेश्चन तो वहां पे देख लेंगे, क्योंकि अभी हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ का कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहे। जब वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ का क्वेश्चन करेंगे वहां पर हमें डायरेक्शन शो करनी होगी। क्लियर? तो आपने ये निकाल लिया। अच्छा, ये लिख लीजिए, लिखिए जल्दी। इरेज कर दें, हो गया, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अच्छा, यहां पर हम कर तो न्यूमेरिकल रहे हैं, लेकिन एक बात मेरे ब्रेन में आई है, उससे भी देख लेते हैं कि अगर हम ये कहें कि 2 प्रोटॉन है, प्रोटॉन का केस बेसिकली, एक प्रोटॉन ये है और एक दूसरा प्रोटॉन है। अगर हम न्यूक्लियस के अंदर की बात करें, कहाँ की बात करें, न्यूक्लियस के अंदर की बात करें, इनसाइड न्यूक्लियस की बात करें, तो इनसाइड न्यूक्लियस जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, उसको हम लिख लेते हैं। तो जो इनसाइड डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी हमारे पास 10 पावर माइनस 15 मीटर। यही न्यूक्लियस का साइज भी होता है। तो हम कह सकते हैं 2 प्रोटॉनों के बीच अगर दोनों प्रोटॉन कहाँ हैं, न्यूक्लियस के अंदर हैं, दोनों प्रोटॉन कहाँ हैं, न्यूक्लियस के अंदर हैं, उस केस में अगर हम बात करें, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा वो कितना आएगा, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, दोनों प्रोटॉन हैं जो न्यूक्लियस के अंदर हैं, और अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो वहां पर साइज आपको नहीं दिया जाएगा, वहां पर आपको ब्रेन में साइज जो आपने पढ़ रखा है उस साइज को ऑटोमेटिकली क्या कंसीडर करोगे, 10 पावर माइनस 15 मीटर। और ये जब डिस्टेंस आप लगा दोगे 2 प्रोटॉन्स के बीच, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी आ जाएगा। ठीक है, हम ये सिर्फ आपको आइडिया दे रहे हैं कि इनसाइड न्यूक्लियस प्रोटॉन होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। तो इसकी जो हमने थोड़ी सी वैल्यू हमें पता है, जो हमें याद है, वो हो जाएगी 230 न्यूटन हो जाएगी इस केस में। और इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, अगर हम प्रोटॉन को मास की तरह ट्रीट करेंगे, उस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हो जाएगा 1.9 इंटू 10 पावर माइनस 34 न्यूटन। ठीक है, ये आप चाहे तो नोट करके लिख सकते हो। और ये यहाँ पे हो जाएगा इनसाइड न्यूक्लियस, प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस। किस केस में, प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस, प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस। क्लियर? प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स ये होगा। ठीक है, अब इसका जो बी पार्ट है वो क्या कह रहा है, इसका बी पार्ट कह रहा है कि आपके पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है। ठीक है, अच्छा, जो चार्ज होगा ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है। ठीक है, और चार्ज का सिंबल सिर्फ ई होता है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, ई। कुछ लोग इसके ES भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई माइनस इलेक्ट्रॉन है और पी क्या है, ई प्लस भी से लिख सकते हो। अच्छा, यहां पर देखिएगा, जब आप न्यूक्लियस लिखते हो, जो एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो हम यहाँ पर जेडी की बजाय प्लस जेडी लिखते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन का है, प्रोटॉन की चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, दूसरा केस हमारा ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस को 1 एंगस्ट्रॉम कर दें, इनके बीच की डिस्टेंस को 1 एंगस्ट्रॉम कर दें, तो फोर्स तो लगेगा इनके बीच, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर जो फोर्स लग रहा है तो
तो आपको कह रहे हैं कि ये बता दो बस। अब आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा अगर इनके बीच फोर्स लग रहा है, और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, ये आपको बताना है बी केस में। बी में आपको क्या बताना है? बी में आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन आपको फाइंड करना है इफ जो आर हो जाए वो 1 एंगस्ट्रॉम हो जाए उस केस में। क्लियर? अब यहां पर देखिएगा, हम फिर से वही पुरानी कहानी एक्सेप्ट करेंगे और यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। उस केस में आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा। यहां पर देख लेते हैं, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा दो, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो अट्रैक्शन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कैसा होगा? अट्रैक्शन होगा। अब देखिएगा फोर्स, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा, दोनों पे चार्ज इलेक्ट्रॉन का है तो ई स्क्वायर हो जाएगा, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1 एंगस्ट्रॉम। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू हमारे पास पता है 9 × 10⁻9 होती है, और इसकी वैल्यू भी पता है हमें 1.6 × 10⁻−19 कूलम होती है, और 2 है तो स्क्वायर कर देंगे इसे, और जो बीच की डिस्टेंस रख रहे हैं वो हम रख रहे हैं 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू होती है वो 10⁻−10 मीटर होती है, तो इसकी जगह हम रख देंगे 10⁻−10 मीटर का होल ऑफ स्क्वायर। अब जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इसको कैलकुलेशन आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी, वो लिख लेते हैं। क्या आ जाएगी? ये हो जाएगी 9 × 10⁻9, ये हो जाएगी 1.6 × 1.6, और ये हो जाएगा -38, और ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा 10⁻−20। अच्छा, इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं रफ में सॉल्व करके, और आप रफ पे करिएगा, जो वैल्यू हमारी आएगी वही आपकी भी आएगी, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा इसे। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वैल्यू आ गई 2.3 × 10⁻8 न्यूटन। क्लियर? इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए, लिख लीजिए थोड़ा सा जल्दी, ऊपर वाला इरेज करना चाहेंगे हम। अच्छा, ये फोर्स जो आया है इसे इधर लिख लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। 2.3 × 10⁻8 न्यूटन, ये फोर्स आ गया। इसको इरेज कर देना, लिख लिया? ठीक है, इरेज कर। हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, हमें पता है, ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, ये सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ है। अब यहां पर देखिएगा, अगर हम कहें कि मास ऑफ, एक बार इलेक्ट्रॉन ले लें एक बार प्रोटॉन ले लें, तो एक्सेलरेशन ऑफ एक बार इलेक्ट्रॉन का ले लेंगे एक बार एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन का ले लेंगे। ये इंप्लाइज करेगा, अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होगा इनके बीच, और अगर हम मास ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन का तो एक्सेलरेशन भी इलेक्ट्रॉन का आएगा, एंड अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में मास कंसीडर कर रहे हैं प्रोटॉन का, मास ऑफ प्रोटॉन, तो हमें एक्सेलरेशन भी प्रोटॉन का मिल जाएगा। तो यहां से देखिएगा एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया है वो इतना आया है, आप इसे लिख लीजिए 2.3 × 10⁻8 न्यूटन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ऑलरेडी जानते हो, ये है 9.11 × 10⁻31, सॉरी ये 31 है केजी। अब यहां पर देखिएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा। इसको सॉल्व कौन करे? आप लोग जल्दी से वैल्यू बताओ कितनी आएगी, इसको कॉपी पे करो। ये आ गया 2.5 × 10 पावर, देखो जरा, 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमें मास ऑफ, सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया। क्लियर? अच्छा, अब हमको चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन चाहिए। प्रोटॉन का एक्सेलरेशन क्या है? इरेज कर रहे हैं, इसको कर दे रहे हैं, लिख लिया? ठीक है, यहां पर देखिएगा, अब हमको चाहिए
एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन ये इंप्लाइज करेगा, यहां से देखना एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या आ जाएगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, ये वैल्यू इतनी ही रहेगी 2.3 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई, अब हम कह रहे हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अच्छा इसको सॉल्व करके कौन बताएगा, जल्दी से कैलकुलेट करो, ये आएगा 1.4 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपने दूसरे केस में जो बी का केस था, बी के केस में आपने देखा कि जब इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और उनके बीच की डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम है, उस केस में इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या है जो अभी निकाल चुके हैं और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन क्या है हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसके लिए हमने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, F इक्वल टू ma, और F को हमने ट्रीट किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरीके, और मास को एक बार हमने रखा इलेक्ट्रॉन का मास और एक बार हमने रखा प्रोटॉन का मास। जब इलेक्ट्रॉन का मास रखा तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया, जब हमने यहाँ प्रोटॉन का मास रखा तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन मिल गया। क्लियर, नोट कर लीजिए इसे। अच्छा अभी हमने जो भी क्वेश्चन यहाँ पे किया है उसमें कूलम्ब्स का कोई भी वेक्टर फॉर्म अभी इन्वॉल्व नहीं किया है, लेकिन उस क्वेश्चन को तो करना ही करना है हमें। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो हम करेंगे ही करेंगे उस पर एग्जाम्पल के तौर पे, बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो हैं ही। वेक्टर फॉर्म करने से पहले हमें एक और सिचुएशन क्रिएट करनी है, और या ये कहें कि एक और हेडिंग पढ़नी है जिसका नाम होगा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, जिसका हम वेक्टर फॉर्म भी जो बेसिकली वेक्टर फॉर्म में ही फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, और उसके बाद वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसे नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना है।